मायके में पनौती वर्सेस ससुराल में सौभाग्यशाली। क्यों री कलूटी, तुझे कितनी बार समझाया है घर से बाहर जाने से पहले अपना चेहरा ढककर जाया कर। ऐसे खुले मुंह घूमती रहती है जैसे कहीं की अप्सरा हो। लेकिन माँ, आप मुझसे ऐसे क्यों बात करती हैं? मैं केवल सब्जी लेने ही तो गई थी। हाँ, और तेरे चक्कर में लोग हम पर सवाल उठाते हैं कि चांद जैसी परिवार में ये कलंक कैसे पैदा हो गया। रिया दीदी, आप मुझसे ऐसे क्यों बोल रही हो? आखिर मैं आपकी छोटी बहन ही तो हूँ। ऐसी हमारी छोटी बहन कभी नहीं हो सकती जिसकी पैदा होने के बाद हमें सिर्फ बदनामी मिली हो। पनौती कहेंगी, जब देखो तब जबान चलाती रहती है और हर जगह मनहूसियत फैलाती रहती है। माँ, आप इसे घर से क्यों नहीं निकाल देती? पता नहीं क्यों पनौती को अपने घर में रखा हुआ है आपने। सिया अपने घर में सबसे छोटी थी और उसका पूरा परिवार उसे पनौती और मनहूस समझता था। एक तो वो देखने में गहरे रंग की, थोड़ी भद्दी सी और अजीब बाल वाली दिखाई देती थी, और उसके पैदा होने वाले दिन ही उसके दादाजी की मौत हो गई थी। उसके पिता का शेयर बाजार में पैसा डूब गया, बिजनेस और घर बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से सिया के पिताजी पर काफी सारा कर्ज हो गया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। सिया के पैदा होने में काफी कॉम्प्लिकेशंस थे, जिसकी वजह से उसकी माँ कई सालों तक बीमार भी रही थी और वो इन सब का जिम्मेदार केवल और केवल सिया को मानते थे। हे भगवान, अगर आपने मुझे पैदा किया ही था तो मेरे ऊपर ये पनौती का टैग क्यों लगा कर भेजा? इससे अच्छा तो मैं पैदा ही ना होती। अब भगवान को कोसने से कुछ नहीं होगा। कोस तो हम अपनी किस्मत को रहे हैं। जब से पैदा हुई है तब से बर्बादी मचाए हुए। जा अब जाकर जल्दी खाना बना, हमें भूख लग रही है, पनौती कहीं की। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। सिया के साथ ये सब रोज का था। हर रोज उसके माँ और भाई बहन उसे इसी तरह जलील करते थे और पनौती होने का एहसास दिलाते थे। एक दिन, रिया, रोहित, सुनो, ठंड बढ़ती जा रही है, चलो थोड़ी सी शॉपिंग कराते हैं। तुम लोगों को अपनी पसंद का जो भी लेना है वो ले लेना। हाँ माँ, मैं अपने लिए कई साड़ी, लेदर जैकेट खरीदूंगी, काफी स्टाइलिश लगती है। हाँ माँ, और मैं तो जीन्स और कुछ वुलन स्टफ लूंगा। हाँ बेटा, जो जो लेना है वो सब ले लेना। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ, आप मुझे भी कपड़े दिलाओगी ना? ठंड बढ़ती जा रही है, मेरे पास केवल एक फटा हुआ कार्डिगन है। हाँ हाँ, जब मैं अपने सारे बच्चों को कुछ ना कुछ दिला रही हूँ तो तेरे को भी कुछ ना कुछ दिला दूंगी। जा जाकर तैयार हो जा। अरे माँ, इसको दिलाने की क्या जरूरत है? मैंने अपनी पुरानी जैकेट रिजेक्ट की है, वही दे दो इसको। इसके लिए तो वो भी नई जैसी है। रिया दीदी, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? कभी कभी मुझे भी नए कपड़े लेने दिया करिए। हाँ, क्योंकि तू है ही पनौती। तूने हमें इतना बर्बाद कर दिया है, वो क्या कम है जो हम तुझ पर खर्च भी करें। जाकर तैयार हो जा, कुछ ना कुछ तुझे भी दिला देंगे। चलो, आज मुझे भी कुछ अच्छा खरीदने को मिलेगा। 3 साल से एक ही स्वेटर पहन रही हूँ। इसके बाद सभी लोग मान जाते हैं और रिया और रोहित काफी सारे कपड़े अपने लिए खरीदते हैं। वहीं सिया भी अपने लिए एक जैकेट देख रही होती है। तभी, अरे तुझे पसंद करने की क्या जरूरत है? तेरे काले रंग पर तो सब कुछ एक जैसा लगेगा। और तू मॉल में ज्यादा मत घूम, कहीं पता चले मॉल में भी तेरी पनौती फैल गई तो। माँ, कम से कम घर के बाहर तो मुझे पनौती बोलना बंद करो। आखिर मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ। चल चल, अब चुप करके बैठ और तुझे मैं खुद कुछ ना कुछ दिला दूंगी। तू चल यहाँ से। इतनी देर में रिया और रोहित खूब सारे कपड़े पसंद करके बिलिंग काउंटर पर आ जाते हैं, जहाँ संजना जी। अरे वाह रिया बेटा, तुमने तो बहुत सुंदर सुंदर कलर की जैकेट ली है। रोहित, तुम्हारी जीन्स भी बहुत बढ़िया है। सुन पनौती धरा, चल तू एक नीले रंग की स्वेटर ले ले। मैं तो बेकार में ही खुश हो रही थी, यहाँ पर आकर भी माँ मेरी बेइज्जती ही कर रही है। इससे अच्छा तो मैं घर पर ही रह लेती। अब क्या सोच रही है? सारे के सारे शॉपिंग बैग पकड़कर चल। यहाँ कोई नौकर है क्या जो इन्हें पकड़कर चलेंगे? सिया सारे शॉपिंग बैग लेकर अपनी माँ और भाई बहन के साथ घर आ जाती है और घर आने के बाद, सुन पनौती, कल मेरी सहेलियां घर आ रही है। मेरी सहेलियों को नहीं पता है कि तू मेरी बेटी है। उनके सामने नौकरानी बनकर रहना और मुझे माँ तो बिल्कुल मत बोलना। लेकिन माँ, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। आपको मुझसे इतनी शर्म क्यों आती है? जरा देख अपनी शक्ल आईने में और देख मुझे, रोहित और रिया को। तू कहीं से भी हमारे घर की लगती है। ऐसा लगता है माँ जैसे चांद पर दाग लग गया हो। इसके बाद सभी लोग सिया का मजाक उड़ाने लगते हैं और सिया रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन संजना जी की बहुत सारी सहेलियां घर आती हैं और सिया उनके लिए बहुत सारा खाना पीना बनाती है। अरे संजना, कहाँ है तेरी चांद जैसी बेटी? हो, तेरा बेटा भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे यही कहीं होंगे, तैयार हो रहे होंगे। अब इतनी सुंदर है तो तैयार होने में भी समय तो लगेगा ना। तेरे घर की काम वाली तो बहुत होशियार है, इतना बढ़िया खाना बना लेती है। अब बस खाना ही अच्छा बनाती है। लेकिन तू इतनी काली कलूटी और भद्दी दिखने वाली काम वाली के साथ रह कैसे लेती है? मुझे तो इसे देखकर ही उल्टी आ रही है। अब यहाँ खड़ी क्या है? जा जाकर रसोई में काम कर। पनौती कहीं की सबका मूड खराब करती रहती है।
इस तरह संजना जी अपने मेहमानों के सामने हमेशा ही सिया की बेइज्जती करती थी। और अगले दिन सुबह सुबह, माँ मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। अरे रुक जाओ दीदी, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। रिया दीदी और रोहित भैया, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? आज लेट हो गई हूँ तो ऑटो में और देर हो जाएगी। तो घर से जल्दी निकलना था ना, अब तू क्या सोच रही है? तुझ जैसी पनौती को हम अपने साथ लेकर जाएंगे? हमें अपनी बदनामी नहीं करनी। और सुन, कॉलेज में किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि तू हमारी बहन है, बदकिस्मती से। ठीक है, आप लोग जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। इस तरह रिया और रोहित फिर से सिया की बेइज्जती करके कॉलेज चले जाते हैं। माँ, मेरी सहेली का बर्थडे पार्टी है, तो क्या आज मैं उसकी बर्थडे पार्टी में जा सकती हूँ? अब तेरी भी सहेली बन गई? तो जैसी पनौती को कौन अपनी सहेली बनाएगा? माँ, आपको तो पता है मेरी एक ही सहेली है और उसने बहुत बार मुझे बोल दिया पार्टी उसके घर पर ही है और वो पास में ही रहती है, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ऐसे कैसे तुझे पार्टी में भेज दूं और तुझे घर से बाहर भेजकर मुझे अपनी बेइज्जती कराने का शौक नहीं है? पता नहीं घर से बाहर जाकर कौन कौन से गुल खिलाएगी और हमारी फिर से बदनामी करवाएगी। संजना जी सिया को डांट ही रही होती है कि तभी रिया एक मिनी स्कर्ट और छोटा सा टॉप पहनकर उसके ऊपर वुलन जैकेट डालकर स्टाइल मारती हुई रूम से बाहर आती है। माँ, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब जाना है, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। हाँ, मेरी लाडो रानी, आज तो तू बहुत ही प्यारी लग रही है, ध्यान से जाना, सर्दी ना लग जाए, ठंड बहुत है, कार में चली जाना। रिया इतराती हुई मटक कर क्लब के लिए निकल जाती है। माँ, आपने उसे इतने छोटे कपड़े पहनकर घर से रात को बाहर जाने दिया और मैं तो सलवार सूट पहनकर जा रही थी, फिर भी मुझे नहीं जाने दिया। अच्छा, तो तू मुझसे अब जबान भी चलाएगी? तो जैसी बदसूरत अगर घर के बाहर जाएगी तो पता है कितनी बदनामी होगी। चल चुपचाप घर के अंदर जा, हमारे लिए खाना बना। सिया रोती हुई रसोई के अंदर जाती है और मन ही मन सोचती है, पता नहीं मेरे घर वाले मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते। बचपन में पापा मुझसे कितना प्यार करते थे और ये लोग हमेशा मुझे पनौती बोलते रहते हैं। ऐसी बुरी किस्मत से अच्छा तो भगवान मुझे उठा ले। इसी तरह सिया के दिन गुजर रहे होते हैं, लेकिन कॉलेज में कोई हर रोज सिया का इंतजार करता है। एक दिन कॉलेज में, निखिल देख, ये लड़की सिया तुझे हर वक्त देखती रहती है। हाँ यार, पसंद तो मुझे भी बहुत है, पर पता नहीं क्यों ये किसी से ही बात नहीं करती पूरे कॉलेज में। अरे तुम लोग तो लड़के हो, ये लड़कियों से भी बात नहीं करती, पूरे कॉलेज में बिल्कुल शांत रहती है और हर वक्त पढ़ाई करती रहती है। लेकिन मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है। न्यू ईयर आने वाला है, सोच रहा हूँ नए साल में एक नई शुरुआत कर लूं। लेकिन भाई तू क्या करने वाला है? जो भी करे प्लीज सोच समझ कर करना। दरअसल निखिल एक 22 साल का हट्टा कट्टा जवान लड़का था जो सिया की क्लास में ही पढ़ता था। सिया निखिल को काफी पसंद करती थी, लेकिन बचपन से ही अपने माँ और भाई बहन से मिली पनौती वाले ट्रॉमा की वजह से वो अपने कॉलेज से भी कटी सी कटी रहती थी। निखिल लेकिन ठान चुका था कि आज वो सिया को प्रपोज करके ही रहेगा। सिया, सिया सुनो, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लव यू। हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? सिया, मुझे पता है कि तुम हर वक्त मुझे ही देखती रहती हो और मुझे पसंद भी करती हो, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज तुम्हें मेरे पास आने से रोक रही है। प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। सिया अपनी चारों तरफ देखती है। रिया और रोहित सिया को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। सिया हड़बड़ाकर निखिल को थप्पड़ मार देती है और भागकर घर आ जाती है। लेकिन घर पर रिया और रोहित पहले ही अपनी मम्मी से सिया की चुगली कर चुके होते हैं और जैसे ही सिया घर पर आती है, क्यों नहीं कलमुही, काली कलूटी, करम जली पनौती कहेंगी, लड़की बाजी करने के लिए तुझे घर से बाहर भेजते हैं? क्या क्या गुल खिलाती है बाहर जाकर, कितनी बदनामी कर रखी है तूने हमारी, तुझे शर्म नहीं आती? लेकिन माँ मेरी कोई गलती नहीं थी, वो लड़का निखिल अचानक से घुटनों के बल आकर मुझे प्रपोज कर रहा था। अच्छा, मेरी बेटी रिया को तो किसी ने प्रपोज नहीं किया, तुझ पर ही सब लाइन क्यों मारते हैं? जरूर तूने ही कुछ किया होगा। नहीं माँ, आप यकीन मानो मेरी कोई गलती नहीं है। अब तू जुबान भी चलाएगी? पहले हमारी इतनी बदनामी कर चुकी है। सिया के घर में कोई उसकी नहीं सुनता और रोहित और है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन कॉलेज में। अरे कहाँ जा रही हो सिया रानी? सुना है कॉलेज में बड़ी रंगरेलियां मनाती हो, लड़के तुम्हें प्रपोज करते हैं, जरा हमारे पास भी आ जाओ। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। कोई देख लेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? अरे जब कॉलेज में सरेआम लड़के बाजी करती हो तब तो शर्म नहीं आती, अब बड़ी शर्म आ रही है, थोड़ा सुख हमें भी दे दो। प्रोफेसर शर्मा सिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तभी कॉलेज के सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और प्रोफेसर शर्मा सबके सामने सिया को ही गलत साबित कर देते हैं। ए भगवान, आजकल के बच्चे, ये लड़की मेरे साथ जबरदस्ती चिपकने की कोशिश कर रही थी, जब मैंने इसे हटाया तो मेरी बदनामी कराने की धमकी देने लगी। लेकिन सर, जबरदस्ती करने की कोशिश तो आप कर रहे थे।
हमारे ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाने की हिम्मत कैसे हुई काली कलोटी? तेरी शक्ल भी है ऐसी कि कोई तुझे पलट कर भी देखे। निकल जा मेरी क्लास से। इस तरह प्रोफेसर शर्मा की बात सुनकर रिया और रोहित घर आकर अपनी माँ को सारी बात बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। और इस समय संजना जी की पड़ोसन घर के बाहर ये सब बातें सुन लेती है। और जब रिया रोती हुई बिखरे हुए बालों से घर आती है तो पड़ोसन ने उसके बारे में बातें बनाने लगती है। अरे इसने तो पैदा होने के बाद ही बेचारी संजना जी के पूरे घर को बर्बाद कर दिया था और अब बड़ी होने के बाद गुल खिला रही है। हाँ, मैंने सुना कॉलेज में प्रोफेसर पर डोरे डाल रही थी। कितनी बेशर्म है ये लड़की। इसे जरा सी शर्म नहीं आती। अपनी दादा और बाप को खा गई और अब अपनी माँ और भाई बहनों को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ रही है। डायन है पूरी। पड़ोसन ने सिया के बारे में बातें बना ही रही होती हैं कि तभी सिया घर के अंदर घुसती है और संजना जी, क्यों रे कलमोही, क्या सुन रही हूँ मैं? अभी तक तू जवान लड़कों पर डोरे डालती थी, अब तूने अपने कॉलेज की प्रोफेसर को भी नहीं छोड़ा। आखिर कहाँ कहाँ बदनामी करवाओगी हमारी? माँ, मेरी कोई गलती नहीं थी। प्रोफेसर शर्मा मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, मैं तो बस उन्हें हटा रही थी। अच्छा, निखिल हो या प्रोफेसर शर्मा, सभी तेरे ऊपर क्यों डोरे डालते हैं? मैं भी तो कॉलेज में पढ़ती हूँ, मुझे तो कोई कुछ नहीं कहता। मुझे क्या पता दीदी, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। सिया अपनी सफाई दे रही होती है तभी संजना जी उसके बाल पकड़कर उसे धक्का मारकर जमीन पर गिरा देती है। तू तो है ही पनौती। तेरे पैदा होने के बाद से ही हमारे घर में इतनी सारी परेशानियां आई हैं। तेरे चक्कर में तेरे बाप ने फांसी लगा ली। मुझे पता है कैसे मैंने तुम लोगों को पाला है और अब तू मेरा नाम मिट्टी में मिलाएगी। अगली बार मैं तेरी कोई भी ऐसी गलती सुन ली ना तो तू इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी। संजना जी की बात सुनकर सिया रोने लग जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन चैन से बीत जाते हैं लेकिन फिर एक दिन कॉलेज में, शुभम यार तू मेरी मदद करेगा? आज मैं सिया से मुझे रिजेक्ट करने की वजह पूछकर ही रहूंगा। लेकिन तू ऐसा करेगा क्या? देख, कॉलेज खत्म होने के बाद तो किसी भी बहाने से सिया को केमिस्ट्री लैब तक ले आना और जब सिया अंदर आ जाए तो दरवाजा बंद कर देना और मेरे कहने पर ही खोलना। लेकिन भाई ये तो बहुत रिस्की है, किसी ने पकड़ लिया तो बहुत बदनामी होगी। अरे तू चिंता मत कर, मैं सिया से बात करके ही दरवाजा खुलवा दूंगा। निखिल सिया से बात करने का प्लान बनाता है और शुभम सानिया को भेजकर जैसे तैसे सिया को लैब तक बुला लेता है। जैसे ही सिया लैब में जाती है शुभम दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, मुझे डर लग रहा है। अरे सिया डर क्यों रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। सिया मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ, बस मुझे बता दो कि ऐसा क्या है जो तुम्हें मेरे पास आने से रोक रहा है। ये क्या बदतमीजी है? दरवाजा खुलवाओ। ऐसे जोर जबरदस्ती से तुम मुझसे हाँ नहीं बुलवा सकते। देखो सिया, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, फिर क्यों इतना दूर हो? देखो निखिल, प्लीज मुझे बाहर आने दो। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं होगी आज। वैसे ही मेरे घर वाले मुझे अपने लिए मनहूस समझते हैं। सिया को रोता देखकर निखिल परेशान हो जाता है और शुभम को दरवाजा खोलने के लिए बोल देता है। शुभम जैसे ही दरवाजा खोलता है रिया और रोहित के साथ बाकी कॉलेज स्टूडेंट्स भी बाहर ही खड़े होते हैं और सिया की हालत देखकर सभी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। रिया और रोहित घर पहुंचकर अपनी मां से बढ़ा चढ़ाकर सिया की चुगली करते हैं और इस बार जब सिया घर पहुंचती है तो संजना जी, निकल जा इस घर से काली कलूठी। वैसे ही तूने पैदा होते ही हमारे पूरे घर का सत्यानाश कर दिया और अब तो हमारे चेहरे पर कालिक पुतवाने पर तुली हुई है। रिया के रोने की आवाज और संजना जी के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी बाहर निकल आते हैं। लेकिन माँ मेरी बात तो सुनो। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तुझे जो करना था तू कर चुकी। हमें तो पहले से इसके लक्षणों पर शक था। पैदा होते ही अपने दादा और बाप को खा गई, पूरा घर बर्बाद कर दिया। वाकई में लड़की मनहूस है। आज से तू हमारे लिए मर गई। आज से तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। लेकिन माँ मैं कहाँ जाऊंगी? आप लोगों के अलावा मेरा और कोई भी नहीं है। तू कहीं भी जा लेकिन इस घर में नहीं रहेगी। जा जाकर कहीं मर जा। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, ऐसी लड़की को हम अपने मोहल्ले में नहीं रहने दे सकते। निकालो इसे यहाँ से। शायद सभी सही कह रहे, मेरे लिए मरना ही सही है। पूरे मोहल्ले में और अपने परिवार के सामने बेइज्जत होने के बाद सिया घर से निकल जाती है और हाईवे पर जाकर सड़क पर लेट जाती है। भगवान, मैं अब जीना नहीं चाहती। आज तो मुझे उठा लेना। सड़क पर सिया मरने की दुहाई मांग रही होती है कि तभी इस रोड पर बाइक से निखिल गुजरता है और सिया को ऐसी हालत में देखकर अपनी बाइक रोककर वहीं सिया को जमीन से उठाता है। सिया, तुम ऐसे क्यों लेटी हुई हो और तुम्हारे शरीर पर इतनी पिटाई के निशान क्यों हैं? किसने तुम्हें मारा है मुझे बताओ। और तुम ऐसे सड़क पर लेटकर क्या अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी? अरे पागल हो गई हो क्या तुम? निकल जाओ तुम यहाँ से। आज मुझे मरना है। मैं किसी काम की नहीं हूँ। मैं सबके लिए पनौती, मनहूस और बोझ हूँ।
मेरे अपने माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, तुम यहाँ से जाओ वरना मैं तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगी। मैं यहाँ से जाऊंगा लेकिन तुम्हें साथ लेकर, अब तुम मेरे साथ रहोगी। इसके बाद निखिल सिया को लेकर अपने घर चला जाता है और घर ले जाने के बाद अपनी माँ के सामने, माँ मैंने आपको बताया था ना मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, वो लड़की यही है सिया, मेरे कॉलेज में पढ़ती है, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। आज ये सड़क पर अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी। सिया की ऐसी हालत देखकर निखिल की माँ सुमित्रा जी को रोना आ जाता है और वो सिया को गले से लगा लेती है। बेटा ऐसा क्या हुआ है जो तुम अपनी जान देने की कोशिश कर रही हो? आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं जन्म लेते ही एक पनौती हूँ और देखने में बहुत ही भद्दी लगती हूँ। कोई भी मुझसे प्यार कैसे कर सकता है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करूंगा। सिया के पास कोई और चारा नहीं होता, उसके पास ना तो कोई जाने का ठिकाना है और ना ही कोई घर, इसीलिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है और सिया और निखिल की शादी हो जाती है। सिया निखिल की शादी के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि जब से सिया हमारे घर में आई है घर बदला बदला सा लग रहा है। कहीं मेरी मनहूसियत का ग्रहण इस घर में भी तो नहीं लग गया? क्यों, क्या हुआ सुमित्रा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आज सुबह अमित जी का फोन आया था, वो रानी को अपने घर वापस ले जाने के लिए आ रहे हैं। क्या कहा माँ? सच में रानी दीदी अपने ससुराल वापस जा रही हैं? क्या अमित जीजा जी का गुस्सा ठंडा हो गया? हाँ, अब उन्होंने कहा है कि अगर रानी के बच्चा नहीं होता तो वो बच्चा गोद ले लेंगे। अरे ये तो बहुत बड़ी और अच्छी बात है, बेटी अपने ससुराल में जाकर रहेगी। दूर खड़ी रानी ये सब बातें सुन रही होती है और जोर जोर से रोने लगती है और आकर सुमित्रा जी के गले मिल जाती है। बेटा ये सब तेरी भाभी सिया के शुभ कदमों का फल है। जब से ये इस घर में आई है तब से सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। तेरे पिताजी को इलेक्शन का टिकट मिल गया, तेरा घर फिर से बस गया और निखिल भी व्यापार में हाथ बटा रहा है। तेरे पिताजी बता रहे थे कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में। अब हम नया घर और नई गाड़ियां भी खरीद सकते हैं। इसके बाद सब लोग सिया की तारीफ करते हैं और सुमित्रा जी सिया की नजर उतारती है। हमारे घर में सचमुच सौभाग्यशाली बहू आई है। मम्मी जी आप ऐसा मत कहिए, मायके में जो लड़की पनौती थी वो ससुराल में सौभाग्यशाली आखिर कैसे हो सकती है? बेटा आज के बाद खुद को पनौती बिल्कुल भी मत कहना, तुम हमारे घर में सौभाग्यशाली बहू हो। इस तरह कुछ दिन हंसी खुशी बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी सिया अपने आप को सभी लोगों से दूर दूर और कटा कटा रखती है। उसके मन में ये बात रहती है कि कहीं उसकी पनौती का साया सबके ऊपर ना आ जाए। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी नंद रानी का फोन आता है। भाभी आपको पता है आप मामी बनने वाली हो, हमने सोनोग्राफी करवाई है और मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी ट्विंस बेबी से। सिया अपनी नंद की बात सुनकर खुश हो जाती है, पूरे घर में हलवा बनाकर सबको खिलाती है। इतनी ही देर में उसके ससुर जी बाहर से उसे आवाज देते हुए आते हैं। अरे सिया मेरे बेटे, सिया तुम कहाँ हो? अरे क्या हो गया, इस तरह से बहू को आवाज क्यों दे रहे हो? अरे आज बहुत खुशी का दिन है, मैं इलेक्शन जीत गया हूँ और मैं एमएलए बन गया हूँ। रघुनाथ जी की बात सुनकर सुमित्रा जी फिर से अपनी बहू की नजर उतारती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी कदम सच में इस परिवार के लिए सौभाग्यशाली है, भगवान ऐसी बहू सबको दे। इसके बाद सुमित्रा जी सिया को बाहर शॉपिंग करने लेकर आती हैं और शोरूम में, मेरी बहू के लिए आपके शोरूम में जो सबसे बेहतर कपड़े हैं वो दिखाइए। अरे बहन जी आपकी बहू के रंग पर तो सारे रंग एक जैसे लगेंगे, कोई भी ले लीजिए। क्या बदतमीजी है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू से इस तरीके से बात करने की? अरे मैं सच ही तो कह रहा हूँ, काले रंग पर कोई भी रंग लगा दो एक जैसा ही लगेगा। सेल्समैन की बात सुनकर रघुनाथ जी को गुस्सा आ जाता है और वो शोरूम ही खरीद लेते हैं। आज के बाद आपका ये शोरूम हमारा हुआ और आपका डिजाइनर केवल हमारी बहू के लिए कपड़े बनाएगा। माफ कर दीजिए रघुनाथ जी, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बहू है। कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना, आज से ये शोरूम हमारा हुआ। अपने ससुर जी की ये बात सुनकर सिया की आंखें भर आती हैं और वो सोचने लगती है, क्या सच में कोई मुझसे भी इतना प्यार कर सकता है? मेरा ससुराल कितना अच्छा है, कहाँ मायके में मुझे पनौती समझा जाता था और मेरे ससुराल वाले मुझे सौभाग्यशाली समझते हैं। मेरे ससुर जी ने मेरे लिए पूरा शोरूम ही खरीद लिया। इसके बाद रघुनाथ जी अपने परिवार के साथ घर लौटते हैं और सुमित्रा जी से कहते हैं, हमें बहू का मेकओवर करना चाहिए ताकि कोई भी हमारी बहू की बदनामी न कर पाए। हाँ, मैं आज ही शहर की सबसे बड़ी मेकअप आर्टिस्ट के पास बहू को लेकर जाती हूँ। इसके बाद सुमित्रा जी सिया को मेकअप आर्टिस्ट के पास लेकर आती हैं और उससे कहती हैं, मुझे अपनी बहू का मेकओवर करना है, इसके बालों को स्ट्रेट कर दीजिए, स्टाइल कर दीजिए और इसका पूरा लुक बदल दीजिए। क्या सुमित्रा जी, इतने बड़े मंत्री जी की वाइफ होकर आपने ऐसी बहू को कैसे अपना लिया? ये तो देखने में काम वाली जैसी लग रही है, इस पर तो मेकअप भी काम नहीं करेगा।
ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? आप मेरी बहू से ऐसे बात करेंगी? आपको इतनी भी तमीज नहीं। लेकिन मैं तो वही बता रही हूँ जो सच है। ठीक है, अब आपका सच आप देखिएगा। मैंने कागज तैयार करवा लिए। आज से आपका ये पार्लर हमारा हुआ और आप जितनी सैलरी लेती हैं हम आपको उससे दुगनी सैलरी देंगे, लेकिन आपको केवल हमारी बहू का मेकअप और मेकओवर करना है। सुमित्रा की बात सुनकर मेकअप आर्टिस्ट के होश उड़ जाते हैं और वो उनसे माफी मांगती है, लेकिन सुमित्रा जी माफ करने से मना कर देती है। इसके बाद सिया का मेकओवर होता है, उसके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं और वो बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। निखिल को एक नजर में उसे पहचान ही नहीं पाता। सिया, अरे मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। पहले भी तुम सुंदर लगती थी, लेकिन अब तो तुम बिल्कुल हीरोइन लग रही हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। मुझे तो हमेशा मनहूस बनाया गया। न जाने क्या क्या कहा गया। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता था, यहाँ तक कि मेरे अपने माँ बाप ने भी मुझे प्यार नहीं दिया। लेकिन आज से तुम हमारे घर की शान हो। आज हमें मंत्री जी की पार्टी में जाना है। सिया बेटा तुम तैयार हो जाना, हम सब साथ में चलेंगे। शाम के समय सभी लोग तैयार हो जाते हैं। सिया डिजाइनर लहंगा पहनकर और मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाकर बहुत ही खूबसूरत लगती है। उसने भारी गहने पहने होते हैं और वो पार्टी में जाती है। पार्टी में लोग कहते हैं, आपका स्वागत है। और एमएलए साहब, आपकी बहू तो बहुत ही सुंदर है। इसके तो हर जगह गुणगान हो रहे हैं। और ये हमारे घर के लिए सौभाग्यशाली भी है। इसके आने के बाद ही हमारे घर में इतनी तरक्की हुई है। पार्टी के दौरान संजना जी, रिया और रोहित भी वहां मौजूद होते हैं। उनकी नजर अचानक सिया पर पड़ती है और वो उसे पहचान जाते हैं। देखो, ये तो सिया ही है ना। हमारे घर से निकलने के बाद इसने निखिल से शादी कर ली और आज देखो ये तो पूरी बदल गई है। अरे क्यों ना हम इसके घर वालों को सारी सच्चाई बता दें और ये भी बता दें कि हम इसके परिवार वाले हैं। इसके ससुराल वाले से भी हम पैसा ऐंठ सकते हैं। इसके ससुराल वाले भी वैसे बहुत पैसे वाले हैं। हाँ बेटा, रोहित सही कह रहा है। इसके बाद संजना जी रोती हुई सिया के पास आती हैं और सुमित्रा जी से कहती हैं, बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो न जाने कहां कहां सिया को ढूंढ रही थी। गुस्से में मैंने इसे घर से निकल जाने के लिए क्या क्या कह दिया। मुझे नहीं पता ये कहां चली गई थी। सिया बेटा, तुम कहां चली गई थी? आज के बाद आपका उससे कोई रिश्ता नहीं है। आप यहाँ से चली जाइए। बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? सिया तो हमारे घर की सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी है। आप लोग मुझे पनौती और मनहूस समझते थे। आपने कभी मेरी इज्जत नहीं की। आपने कभी मुझे प्यार नहीं किया। आपने मुझे हमेशा जलील किया, मारा पीटा और लोगों के सामने नीचा दिखाया। आपने बाबा और पापा की मौत का जिम्मेदार मुझे माना, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे एहसास कराया कि मैं भी इंसान हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि मैं पनौती नहीं बल्कि सौभाग्यशाली हूँ। मेरा होना भी मायने रखता है। ये कहते कहते सिया रोने लगती है। उसकी हालत देखकर सुमित्रा जी को गुस्सा आ जाता है। वो संजना जी को थप्पड़ मार देती हैं और धक्का देकर गिरा देती हैं। अगर मेरी बहू से आपको इतना ही प्यार था तो आपने उसे कभी अपना क्यों नहीं माना? क्यों उसे मरने के लिए छोड़ दिया? पनौती मेरी बहू नहीं, आप लोगों की सोच थी। उसी के शुभ कदमों से हम आज यहाँ हैं। ये ससुराल में सौभाग्यशाली है। सोच कर देखिए, मायके में जो पनौती थी वो ससुराल में सौभाग्यशाली कैसे हुई? माँ फर्क आपकी सोच में था, मुझ में नहीं। अरे जा जा, तुझे कौन अपना मानेगा? हमें तुझसे रिश्ता भी नहीं रखना, मनहूस कहेंगी। निकल जाइए आप यहाँ से, और रिश्ता हमारी बहू नहीं रखेगी आप लोगों से। इसके बाद संजना जी, रिया और रोहित को वहां से निकाल दिया जाता है और सिया कहती है, मायके में जो पनौती थी ससुराल में सौभाग्यशाली बन गई। सब नजर और सोच का फर्क है और मुझे मेरे ससुराल पर गर्व है।